हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और तैयारी भी बिल्कुल जोर शोर से कर रहे होंगे बेटा। तो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बोरिंग लग रही है, इसमें इतनी सारी थ्योरी है, हम इसको कैसे करें। तो बेटा आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि इसमें हम करेंगे 30 मिनट के अंदर अपनी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए कोशिश करते हैं 30 मिनट में ख़त्म करने की और फटाफट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर का रिवीजन। तो पहला चैप्टर है हमारा डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक की अगर बात करें तो क्यों कहते हैं डी ब्लॉक? क्योंकि उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर करता है। फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड्स ये वाले जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो स्टार्ट हो जाते हैं। इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे इसको। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि आयनिक स्टेट में या फिर इनके ग्राउंड स्टेट में इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, मतलब वो खाली होता है, इनकम्प्लीट होता है इनका डी ऑर्बिटल, तो इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। वहीं पे जिंक, एजी और कैडमियम आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि इनकी आयनिक स्टेट में भी और ग्राउंड स्टेट में भी इनका डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद सीरीज देखेंगे 21 स्कैंडियम टू 30 जिंक 3D सीरीज होती है। 39 इट्रीबियम से 48 कैडमियम 4D सीरीज। 57 लेंथेनम 72 हाफनियम 80 Hg से 5D सीरीज। 89 एक्टीनियम 104 रदरफोर्डियम 112 CN, ये हमारी लास्ट सीरीज है। अब कहोगे मैम सीरीज कैसे याद करें? तो मैंने आपको बेटा वन शॉट में सारा डिटेल दिया है। आप अब बहुत कम टाइम बचा है तो सिर्फ 3D सीरीज को याद करके जाएंगे और 3D 4D और 5D के पहले और लास्ट एलिमेंट को याद कर लेंगे। इतना कर लें, पहला और आखिरी एलिमेंट याद कर लें। अच्छा, इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन सबके याद करके जाएंगे, डी के भी और एफ के भी। n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। आपको पता है कि आउटर शेल और इनर शेल है ना, आउटर मोस्ट शेल है जो, और जो इसका इनर शेल है जो n-1 d है, ये दोनों मिलकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं, दोनों वैलेंस सब शेल की तरह बिहेव करते हैं। इसीलिए ये वाले जो एलिमेंट होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हार्ड होते हैं, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, आंसर क्या लिखना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से स्ट्रॉन्ग इंटर एटमिक इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये हार्ड होते हैं, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होती है। लेकिन जिंक सॉफ्ट होता है, जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है बेटा? कम होती है, कैडमियम की भी और Hg भी, क्योंकि वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, फुल्ली फिल्ड है। ये आंसर लिख कर आना है। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो इसका बेटा जो, अगर आप ग्राफ देखो ना, इस टाइप का होता है। स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? मैंगनीज तक ये क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये साइन गलत लग गए हैं, मैंगनीज तक डिक्रीज हो रही है। और फिर फीकोनी आते हैं बॉटम पर, इन तीनों की लगभग सेम होती है, और कॉपर और जिंक के केस में जाएं तो बढ़ती है। अगर हम बात करें 3D 4D और 5D की, 3 और नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप्स में तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है, तो 3D से 4D की एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होगी, लेकिन 4D और 5D की सेम होगी। यहां से क्वेश्चन बनता है, रीजन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का शो करते हैं, रीजन बता चुकी हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन S में से भी जाता है, D में से भी जाता है। और लेकिन जो स्कैंडियम है केवल ये एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। स्कैंडियम में D में 1 इलेक्ट्रॉन और इसका आउटर मोस्ट का 2 इलेक्ट्रॉन, तीनों निकल जाते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैग्नेटिक नेचर इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, वेयर n इज अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक कंपाउंड होंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं ये कंपाउंड क्योंकि इनके पास खाली डी ऑर्बिटल होते हैं। कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं और इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, साथ में अलॉयज का भी फॉर्मेशन करते हैं। ये जो कंपाउंड है कलर्ड आयंस बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर होता है डी ट्रांजिशन, तो कलर्ड आयन वही कंपाउंड बनाएंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर खाली डी ऑर्बिटल होंगे, तभी तो डी से डी में ट्रांजिशन होगा बेटा। उसके बाद दो कंपाउंड इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, K2Cr2O7 एंड KMnO4। K2Cr2O7 है पोटेशियम डाइक्रोमेट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसका जो ओर है वो क्रोमाइट ओर है, क्रोमाइट ओर से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। अगर हम इसके दोनों जो हमारे पास आयन होते हैं उनका कई बार स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है, क्रोमेट आयन का देखो ये है स्ट्रक्चर, और डाइक्रोमेट में क्या होता है? 2 टेट्राहेड्रल यूनिट एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होती हैं। ये जो एंगल होता है ये 126 डिग्री होता है।
ये जो आपका क्रोमेट आयन होता है ये येलो कलर का होता है और डाइक्रोमेट हमारा ऑरेंज कलर का होता है। क्रोमेट और डाइक्रोमेट पीएच को चेंज करने पर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। और मैंने कहा कि येलो और ऑरेंज कलर का होता है, तो आप कहोगे कि मैम क्या यहाँ पर भी डी ट्रांजिशन होता है? जी नहीं, क्योंकि इन दोनों के पास ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर जो कलर आता है वो आता है ड्यू टू लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पढ़ते हो। उसके बाद यहाँ पर एक जो मेन रिएक्शन होती है Cr2O7 की एसिडिक मीडियम में Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है, ये रिएक्शन आपको याद करनी है, ये मेन रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन को लिखेंगे आप। यहाँ पर देखिए जो क्रोमियम है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अपने आप ये +6 से +3 में जा रहा है, अपने आप रिड्यूस हो रहा है और साथ में ऑक्सीडाइज कर देगा आयरन +2 को आयरन +3 में, आई नेगेटिव को I2 में, सल्फाइड को सल्फर में और टिन +2 को टिन +4 में। आपने ये मेन रिएक्शन लिखनी है और फिर इनका ऑक्सीडेशन करना है, रिएक्शंस को ऐड करके आंसर निकाल देना है। उसके बाद हमारा अगला कंपाउंड है KMnO4। इट इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका जो ओर होता है वो पैरुलोसाइट ओर होता है, 1 मार्क में पूछ लेता है। MnO2 फॉर्मूला याद रखेंगे, दोनों की स्ट्रक्चर याद रखेंगे। ये आपका है, ये देखिए KMnO4, यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज हैं, 2 नेगेटिव चार्ज हैं। ये है हमारा मैंगनेट आयन, है ना, ये है हमारा MnO4-2, ये है हमारा MnO4-1। तो जो हमारा मैग्नेट आयन होता है ये ग्रीन कलर का होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन जो पर मैग्नेट आयन होता है, देखो पर मैग्नेट, पर नाम में पी है तो ये पर्पल कलर का होता है और ये डायमैग्नेटिक होता है। नेचर में कलर पर्पल है लेकिन डायमैग्नेटिक है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके अंदर भी जो कलर होता है लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में, ये मेन रिएक्शन है। MnO4 नेगेटिव Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, +7 से +2 में गया, अपने आप रिड्यूस हो गया। ऑक्सीडाइज किसे करेगा? I नेगेटिव को I2 में, ये सब आप याद करेंगे, आयरन +2 को ये ठीक है। फेंटली अल्कलाइन अगर मीडियम हो जाए तो ये +7 से इसमें चला जाता है +4 में, MnO4 नेगेटिव MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है और I नेगेटिव को IO3 में। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि बेटा एसिडिक है तो I नेगेटिव से I2 और अगर अल्कलाइन है तो I नेगेटिव से IO3। उसके बाद H2O3-2 को सल्फेट में और Mn+2 को MnO2 में कन्वर्ट करता है। अब है हमारा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट दो तरह के हैं, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड 57 लेंथेनम, 58 सीरियम के बाद 71 ल्यूटीशियम तक होते हैं, 4F होते हैं। एक्टिनाइड की बात करूं 89 एक्टिनियम, 90 थोरियम से 103 लॉरेंशियम के बीच वाले एलिमेंट होते हैं। ये 90 थोरियम से 103 लॉरेंशियम 5F सीरीज होती है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन तीनों के याद करने हैं, इसका भी, इसका भी, इसका भी। जनरल कॉन्फ़िगरेशन में आपको पता है F1 to 14 होगा, क्योंकि 4F है तो 4F 1 to 14, 5D 0 to 1 और 6S2। यहाँ पर क्योंकि ये 5F सीरीज है तो रेडॉन से शुरू है, 5F 1 to 14, 6D 0 to 2 और 7S2 याद करेंगे इसको। यहाँ पर क्या होता है, जब आप लेंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ जाते हो तो रेडियस डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनम +3, जो लेंथेनाइड है जो लेंथेनम है +3 और ल्यूटीशियम +3, दोनों के दोनों कलरलेस है क्योंकि F में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। F में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर 14 है। लेंथेनाइड +3, सीरियम +4, दोनों F0 हैं। इट्रिबियम +2 और ल्यूटीशियम +2 में F14 है। डायमैग्नेटिक है, बाकी के सारे पैरामैग्नेटिक है। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में +3 होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है, +3 होती है। सीरियम +4 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और टिन +2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, समेरियम +2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये क्वेश्चन भी बार बार आया है प्रीवियस ईयर में। मिश मेटल, ये इसका एक मात्र एलॉय है मिश मेटल, जिसमें 90 to 95% लेंथेनाइड होते हैं, 5% आयरन होता है और ट्रेसेस में बाकी एलिमेंट होते हैं, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक्टिनाइड में भी बेटा एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथेनाइड में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये हुए हमारे डी एंड एफ, डन कर दिया हमने इसको। और अब हम करेंगे इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए कर लेते हैं अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जल्दी से रिवीजन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेटा K4FeCN6 मैंने एक एग्जांपल लिया है, और अगर हम इसको आयनाइज करते हैं तो ये अपनी जो आइडेंटिटी है वो बनाए रखता है, इसकी आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय नहीं होती। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर के अंदर डालते हैं तो एक आपको आयनिक पार्ट मिलेगा और एक आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी मिलेगी, राइट। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर हम पूरा समझें तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है इसको कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर, जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिखा है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयनिक कंपाउंड का वो पार्ट होता है जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर डेफिनेशन आएगी तो आप ऐसे लिख देंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, जितने लिगेंड प्रेजेंट होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर उनको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं जो मॉलिक्यूल, उनको हम लिगेंड कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, जनरली ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ये होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो ये अपने खाली डी ऑर्बिटल में उन इलेक्ट्रॉन को रख पाएंगे। तो ये हमारे सारे क्या हो गए, इससे जुड़ी हुई जितनी भी टर्म्स है वो हो गई। सेंट्रल मेटल एटम की हमने बात कर ली। सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है लिगेंड से, तो इट बिहेव्स लाइक अ लिविस एसिड, एक्सेप्टर है ना। और लिगेंड कैसे बिहेव कर रहा है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इट एक्ट एज अ लिविस बेस। अब जो लिगेंड्स हैं वो एम्बीडेंटेड लिगेंड भी होते हैं। देखो जो लिगेंड होते हैं वो जुड़े होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, और जितनी जो उनका जितने उनमें डोनर एटम होते हैं ना, क्योंकि बेटा मॉलिक्यूल है, एक अगर एटम है या कोई आयन है वो तो पूरा का पूरा ही डोनेट करेगा, लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है, तो उनमें से एक एटम भी डोनर हो सकता है, दो एटम भी डोनर हो सकते हैं। तो डोनर एटम के बेस पर हमने लिगेंड को क्लासिफाई किया होता है, इसको हम डेंटिसिटी कहते हैं। तो मोनोडेंटेट लिगेंड जिनमें केवल एक डोनर एटम होता है, बाइडेंटेट लिगेंड जिसमें दो डोनर एटम होते हैं, ट्राइडेंटेट जिसमें तीन डोनर एटम होते हैं, इसी तरह हेक्साडेंटेट जिसमें 6 डोनर एटम होते हैं। और हेक्साडेंटेट का जो एग्जांपल है बेटा वो EDTA होता है, याद रखना है आपको, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। 4 एसीटेट आयन होते हैं इसमें, तो इसके ऊपर -4 -4 इसके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये एम्बिडेंट लिगेंड की मैं यहाँ पे बात कर रही थी। एम्बिडेंट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो यूनिडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, मतलब एक टाइम में उसमें डोनर एटम तो दो होंगे लेकिन एक टाइम में केवल एक ही एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड है जिनके पास दो डोनर एटम हैं लेकिन दे बिहेव लाइक अ यूनिडेंटेट लिगेंड। इसके एग्जाम्पल हैं CN और NC, मतलब साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड में अगर कार्बन वाली साइड से लगेगा तो कार्बन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन वाली साइड से जुड़ेगा मेटल के साथ, तो इसे हम आइसोसाइनाइड कहेंगे। ऐसे ही NO2 नेगेटिव में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, लेकिन एक टाइम में एक ही डोनेट करेगा, या तो नाइट्रोजन करेगा तब आप इसको नाइट्रो कहोगे, अगर ऑक्सीजन करेगा तो आप इसको नाइट्राइटो कहोगे। SCN और NCS थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट में सल्फर भी डोनर है, नाइट्रोजन भी डोनर है। सल्फर भी डोनर की तरह बिहेव कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनर की तरह बिहेव कर सकता है। तो ऐसे लिगेंड जिनमें दो डोनर एटम है लेकिन एक ही एटम एक बार में केवल एक ही एटम डोनेट करता है, यूनिडेंटेट की तरह बिहेव करते हैं, उनको एम्बिडेंटेट लिगेंड कहते हैं। फिर होता है हमारे चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड वो लिगेंड है जो रिंग बना लेंगे, जैसे किसी मेटल के साथ। वो किस केस में होगा, जब लिगेंड पॉलीडेंटेट होंगे। पॉलीडेंटेट होंगे तो मान लो ये ऑक्सिलेट है, इधर से भी एक डोनर एटम एक बार इधर से जुड़ा हुआ है, तो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है। इस प्रोसेस को चिलेशन कहते हैं, रिंग को चिलेटिक लिगेंड चिलेटिंग रिंग कहते हैं, और लिगेंड को हम क्या कह रहे हैं, चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। जब किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर चिलेटिंग लिगेंड प्रेजेंट हो और उसके अलावा कोई और मोनोडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट हो, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसके पास चिलेटिंग लिगेंड है, क्योंकि रिंग बनने की वजह से स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो जैसे इथाइलिन डाइएमीन है, चिलेटिंग लिगेंड होता है। ऑक्सिलेट चिलेटिंग लिगेंड होता है। इथाइलिन डाइमीन न्यूट्रल है, ऑक्सिलेट के ऊपर -2 चार्ज है, EDTA के ऊपर -4 चार्ज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। लिगेंड्स आयनाइनिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कटायनिक भी हो सकते हैं। एनायनिक में जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, Cn नेगेटिव, ये सारे क्या है, एनायनिक है। न्यूट्रल जो होंगे बेटा वो जैसे CO है, न्यूट्रल है, इथाइलिन डाइएमीन न्यूट्रल है। पॉजिटिव में NO2 पॉजिटिव हो सकता है, नाइट्रोसोनियम आयन, तो जो पॉजिटिव वाले हैं उनके लास्ट में EM आता है। जो न्यूट्रल है उसमें एमीन आ सकता है, H2O है, इसको एक्वा कहेंगे। और जो एनाइनिक लिगेंड है उसमें बेटा अगर जैसे क्लोराइड है जिनके लास्ट में आइड है, वो उसको जब हम नेमिंग करेंगे तो वो आइडो में चेंज हो जाता है। अगर लास्ट में 8 है जैसे सल्फेट, तो वो एटो में चेंज हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर की मैंने बात कर ली, जितने नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया।
आप यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर है जो सेंट्रल मेटल एटम का, उसमें से ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस कर दो और प्लस कर दो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझाया है। FeCO का होल 5 है, आयरन सेंट्रल मेटल एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 26। क्योंकि CO एक न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए आयरन के ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन चार्ज नहीं है, 0 है। और 5 CO के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो एक CO मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 5 देंगे 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 36 हो गया। 36 इज ए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। नोमेनक्लेचर पर चलते हैं। जब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं IUPAC, तो हमेशा आप क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे फिर नेगेटिव का। पॉजिटिव चाहे वो कॉम्प्लेक्स में आए चाहे वो आयनाइजेशन स्फीयर में आए, कहीं भी आए, लेकिन पहले पॉजिटिव का नाम फिर नेगेटिव पार्ट का नाम। और अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, कहीं भी है, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ लीगेंड लिखेंगे, फिर लीगेंड लिखेंगे, फिर मेटल लिखेंगे और फिर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए कैसे, ये K4FeCN6 है, इसमें पॉजिटिव पार्ट पोटेशियम है क्योंकि इसके ऊपर -4 चार्ज है ना। तो ये हो गया पोटेशियम। फिर अब मैंने कहा था लीगेंड का नंबर हेक्सा साइनो। साइनाइड एक नेगेटिव लीगेंड है और साइनाइड में आइड आ रहा है तो आइड आइडो में कन्वर्ट हो जाता है, तो साइनाइडो फेरेट। अगर आपका मेटल सेंट्रल मेटल एटम एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है तो वहां पर जो नाम होंगे वो चेंज हो जाएंगे सेंट्रल मेटल एटम के। जैसे आयरन नहीं लिखेंगे, वहां फेरेट लिखेंगे। सिल्वर है तो सिल्वर नहीं लिखेंगे, अर्जेंटेट लिखेंगे। पैलेडियम है तो पैलेडेट लिखेंगे, ठीक है। मरकरी है तो मर्क्यूरेट लिखेंगे। 8 आ जाएगा नाम के बाद सेंट्रल मेटल एटम के, ग्रीक नेम्स आएंगे यहाँ पे, राइट। लेकिन अगर आपका सेंट्रल मेट जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो पॉजिटिव है, आपका सेंट्रल मेटल एटम केटाइनिक पार्ट में है, तो नाम तो पहले केटाइन का ही आता है। पेंटाएमीन क्लोरो की जगह आप क्लोराइडो कर लो, क्लोराइडो। मैंने कहा था ना क्लोराइड, तो आइड है लास्ट में, आइडो में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइडो। कोबाल्ट एज सच आया है, यहाँ पर कोबाल्टेट नहीं करेंगे क्योंकि ये किसमें है, पॉजिटिव स्फीयर में, इट इज अ पॉजिटिव स्फीयर। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, -2 है यहाँ पे। कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, आप निकाल लोगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे, जैसे Cl के ऊपर -1 है बेटा, ये टोटल का टोटल क्या है, अमोनिया के ऊपर तो 0 चार्ज है, बाहर Cl के 2 हैं और एक Cl पर -1 होता है, तो बाहर अगर -2 चार्ज है तो इस पर क्या आ जाएगा, इस स्फीयर पे +2 चार्ज आ जाएगा। अब अगर Cl पर -1 है तो अगर कोबाल्ट पर +3 है तभी तो इसका रिजल्टेंट +2 आएगा, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +3 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर को ब्रैकेट में नाम के आगे रखेंगे और उसके बाद आएगा क्लोराइड। यहाँ पर 2 लिखे हैं तो आपको डाइक्लोराइड नहीं लिखना, नंबर नहीं आएगा अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितनी भी चीजें उनके नंबर नहीं आएंगे। डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करना है। एक चीज और, अगर आप ऑर्गेनिक, अगर आपने डाई ट्राई टेट्रा एक बार यूज कर लिया है तो जो ऑर्गेनिक आपके जो मॉलिक्यूल है, जैसे इथाइलिन डाइएमीन है, जैसे कि ऑक्जेलेट है, अगर ये आ रहे हैं तो इनका नाम ब्रैकेट में लिखोगे इन लिगेंड्स का, और यहाँ पर इनकी जो नंबरिंग है वो आप डाई टाई टेट्रा नहीं करोगे, उनकी नंबरिंग में आएगा बिस फॉर 2, ट्रिस फॉर 3, टेट्रा किस फॉर 4, है ना। तो ये चीज और ये ध्यान में रखेंगे। एक चीज और बता दूं, आपसे एक बार पूछ लेता है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं और होमोलेप्टिक जिसमें सारे लिगेंड एक जैसे, इट इज अ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट है, इट इज अ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं आइसोमेरिज्म की। 2 तरह का आइसोमेरिज्म होता है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चर में हमारे 4 टाइप के होते हैं, आयनाइजेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन एंड सॉल्वेट। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, देखो एग्जांपल के साथ मैंने बताया हुआ है। सल्फेट, यहाँ पर सल्फेट और Br के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक्सचेंज हो रहा है। लिंकेज में डिपेंड करे एम्बीडेंटेट लिगेंड जहां पर प्रेजेंट होगा, एम्बीडेंटेट लिगेंड जहां प्रेजेंट होगा वह लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन वाली साइड से भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन वाली साइड से भी जुड़ सकता है, तो 2 अलग अलग आइसोमर बनेंगे। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वहां होगा जहां पर 2 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में लिगेंड के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा, देखो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और सॉल्वेट वहां प्रेजेंट होगा जहां पर वाटर प्रेजेंट होगा एज अ सॉल्वेंट,
वाटर प्रेजेंट और वाटर मॉलिक्यूल पूरी तरह से सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड नहीं रहता, ये मूव कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए 2 आइसोमर बन रहे हैं, वाटर सारे के सारे अंदर है और वाटर बाहर भी जा सकता है, इस वजह से आइसोमेरिज्म यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमर, 2 तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 होता है, तो 2 तरह की एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर होती है, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग प्लेन में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से सॉरी क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अलग अलग प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वहां पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं निकालते, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल शो करते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल वाले भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे। ये कुछ एग्जांपल है जो आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट इनमें से ये है, ये क्या करता है, Ma3X3 टाइप का अगर आपका अरेंजमेंट प्रेजेंट होगा, देखो ये भी मोनोडेंटेट है, तीनों मोनोडेंटेट भी हैं तीनों, मतलब 2 तरह के लिगेंड प्रेजेंट हो 3-3 नंबर में, तो एक स्पेशल आइसोमर प्रोड्यूस होते हैं जिनको कहते हैं फेशियल एंड मेरिडोनियल, है ना। यहाँ पर सिस ट्रांस ना कह के आप फेशियल और मेरिडोनियल कहते हो, बाकी जगह आप क्या कहते हो, सिस और ट्रांस, सिस एंड ट्रांस कहते हैं इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स स्क्वायर प्लेनर नहीं शो करते क्योंकि वहां पर सिमेट्री प्रेजेंट होती है। टेट्राहेड्रल जो होते हैं वो शो करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में MAB का होल ट्वाइस, इस टाइप का अगर अरेंजमेंट है, और ऑक्टाहेड्रल में अगर इस टाइप का अरेंजमेंट है। अब बात कर लेते हैं थ्योरीज की। देयर आर 3 थ्योरीज विच एक्सप्लेन अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और पहली थ्योरी थी वार्नर। अल्फ्रेड वार्नर कौन थे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर कहे जाते हैं, इन्होंने सबसे पहले थ्योरी दी। इन्होंने कहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होती है, जो आयनिक होती हैं, जो नॉन डायरेक्शनल होती हैं, जो ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का शो करती हैं। सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी होती है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, वो सेकेंडरी वैलेंसी शो करती हैं। इनको हम सेकेंडरी वैलेंसी को हम क्या करते हैं, रेगुलर लाइन से शो करते हैं, और आयनिक वैलेंसी को उसने क्या किया था, डॉटेड लाइन से शो किया था। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CONH3 का होल 6 Cl3। देखिए तीनों आयनाइजेशन इस स्फीयर में प्रेजेंट है, आयनिक वैलेंसी है, डॉटेड लाइन से शो हो रखी है। उसके बाद VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये कहती है कि जो मेटल है उसको लीगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और लीगेंड और मेटल के बीच में एक डोनर और एक्सेप्टर का रिलेशनशिप बन जाता है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ते हैं, 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन मेनली पढ़ेंगे हम, sp3, sp3d2 और dsp2। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल बनेगा, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल, और dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर शेप आएगी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड कौन से हैं, CO है, CN नेगेटिव है, NO2 नेगेटिव है, इथाइलिन डाइअमीन है। मैंने आपको बताया था कान, नाक और हाथ, यानी कि जो कार्बन नाइट्रोजन से शुरू होने वाले ग्रुप हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की तरह बिहेव करते हैं, और जो ऑक्सीजन और हेलोजन है वो आपके वीक फील्ड लीगेंड की तरह बिहेव करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड क्या करेंगे, पेयरिंग करा देंगे इलेक्ट्रॉन की, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और इन केस ऑफ वीक फील्ड लीगेंड पेयरिंग नहीं होती, वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो वहां आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आए, यानी कि N-1d वाला ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो उसे कहेंगे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जाम्पल दिस। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आए तो हम उसे कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एंड एग्जांपल इज NiH2O का होल 6। ये देखो ये वीक फील्ड लीगेंड है, पेयरिंग नहीं कराएगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, पेयरिंग करा देगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। जल्दी से लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, बची अभी हमारी CFT थ्योरी। हाँ जी, लास्ट थ्योरी है हमारी CFT, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि लीगेंड फील्ड के इफेक्ट में, उसके इन्फ्लुएंस में, जब लीगेंड अप्रोच करता है मेटल एटम को तो उसकी डीजेनरेसी खत्म हो जाती है। डीजेनरेसी का मतलब उसके जो 5 ऑर्बिटल, डी के जो 5 ऑर्बिटल एक जैसी एनर्जी रखते थे, अब उनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, उनकी एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा। यही बताती है हमें CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है यहाँ पे। तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के केस में अलग अलग स्प्लिटिंग होती है, क्योंकि टेट्राहेड्रल के केस में जो लीगेंड है वो अप्रोच करते हैं। देखिए इससे पहले ही बता दूं कि 5 तरह के आपके ऑर्बिटल होते हैं, dxy होता है, dyz होता है, dzx होता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, और dz स्क्वायर होता है। ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं, दीज आर
एक्सियल एंड दीज आर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, है ना। ये इन बिटवीन एक्सिस प्रेजेंट होते हैं इनके लोब, और इनके अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। तो जब टेट्राहेड्रल के केस में जब लिगेंड आकर अप्रोच करता है तो ये अप्रोच करता है इन बिटवीन द एक्सिस। तो इन बिटवीन द एक्सिस जब आकर अप्रोच करता है तो जो इन बिटवीन एक्सिस वाले ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो जब स्प्लिटिंग होगी तो 3 ऑर्बिटल जो इन बिटवीन द एक्सिस थे उनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, और जो अलोंग द एक्सिस थे उनकी एनर्जी कम रह गई। तो हमने यहाँ पे दो उसमें डिवाइड किया है, ये 5 ऑर्बिटल डिवाइड हो जाएंगे, इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। नीचे के ऑर्बिटल को हम ईजी कह रहे हैं, ऊपर वाले को T2G कह रहे हैं। और ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, इसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSC। अगर आप टेट्राहेड्रल के केस में निकाल रहे हैं तो डेल्टा T लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल के केस में डेल्टा O लिखते हैं। ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है, जो लिगेंड है वो अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस, तो अलोंग द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो 2 ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी जिन्हें हम कहते हैं EG। किस किस की, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और जो 3 ऑर्बिटल हैं dxy, dyz और dzx, उनकी एनर्जी कम रह जाएगी, उनको हम T2G कह रहे हैं। ठीक है, T2G हमारे 3 जो ऑर्बिटल हैं ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, इनको कहते हैं T2G। इनकी एनर्जी कम हो जाएगी और EG की एनर्जी बढ़ जाएगी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल में हम डेल्टा O कहेंगे। डेल्टा T की एनर्जी यानी कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो ऑक्टाहेड्रल से कम होती है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे होते हैं जबकि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है कई बार पूछ लेता है, डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। अच्छा, एक जो स्प्लिटिंग जो हुई है, स्प्लिटिंग हुई है लीगेंड के इन्फ्लुएंस में। अब जो ये लीगेंड होता है ये स्ट्रांग होगा तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, है ना। स्ट्रांग होगा तो CFSC ज्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसको ध्यान में रख के एक सीरीज बनाई गई जिसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। इसमें हमने इसको ऑर्डर में रखा है CFSC के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा एनर्जी होती है बेटा CO की, आप याद रखेंगे, कार्बोनाइल की, और उसके बाद होती है CN नेगेटिव की। और हेलोजन की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है। पहले भी ट्रिक बता चुकी हूँ, कान, नाक और हाथ। कान, नाक कार्बन वाले, नाइट्रोजन वाले एनर्जी ज्यादा, ऑक्सीजन और हेलोजन वाले जो ग्रुप होते हैं उनकी एनर्जी कम। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं आपके d ऑर्बिटल में, और 4 इलेक्ट्रॉन एंटर करना चाह रहे हैं, वहां पर स्प्लिटिंग कैसे होगी, वहां पे कैसे डालोगे T2G और EG में। ये ऑक्टाहेड्रल का केस हमने लिया, दिस इज EG और दिस इज T2G। ठीक है, तो बेटा अगर वहां पे वीक फील्ड लिगेंड होगा, कोई Cl होगा, कोई Br होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो वीक फील्ड लिगेंड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है। तो इस जो एनर्जी कम है वो काम हो जाएगा, है ना। जो एनर्जी कम है उस काम को प्रेफर करेगा इलेक्ट्रॉन। तो हमारी CFSC कम है, यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस डिस्टेंस को कवर करके ऊपर वाले डब्बे में चला जाएगा, EG ऑर्बिटल में चला जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, T2G में 3 है और EG में 1 है। लेकिन इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे अरेंजमेंट होगा, अगर डेल्टा O इज ग्रेटर देन P हो, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा हो और पेयरिंग एनर्जी कम हो। बेटा अगर पेयरिंग एनर्जी कम है, जो चीज कम है वो वाला काम होगा, तो कम है तो पेयरिंग होगी, तो पेयरिंग हो जाएगी, तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी T2G के अंदर ही आ जाएगा। और क्या कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, T2G4 EG0। कब होती है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज्यादा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 4 इलेक्ट्रॉन के लिए, और अगर वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, राइट। अगला है हमारा मेटल कार्बोनाइल, जो हम CO की बात कर रहे थे, मेटल कार्बोनाइल कहते हैं इनको, ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी आप कह सकते हो। तो जो ये कार्बोनाइल्स होते हैं ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते हैं, और इनको हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहते हैं। क्यों कहते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड, लिगेंड का काम है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, मेटल अपने खाली ऑर्बिटल में, d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को रख लेता है, और दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। लेकिन ये जो कुछ स्पेशल जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, ये क्या करते हैं, इनके पास भी एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली होता है, और ये मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और पाई बॉन्ड बना देते हैं। तो कहने का मतलब है कि मेटल और लिगेंड के बीच में तो एक सिग्मा बॉन्ड बन ही रहा था, साथ में मेटल और कार्बन के बीच में, लिगेंड के बीच में क्या बनेगा, एक पाई बॉन्ड भी बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 2-2 बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये जो बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। तो ये एक सिनर्जिक इफेक्ट की तरह काम करेगा।
जब ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी, इसे कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। इट क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट विच स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन CO एंड द मेटल। CO और मेटल के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। एप्लीकेशन क्या है, विटामिन B12 आपने पढ़ा है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। सिस्प्लेटिन एक कैंसर की दवाई है, वहां पर ये जो सिस्प्लेटिन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। EDTA आपने पढ़ा, चिलेटिंग लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, इसको वाटर की हार्डनेस के रिमूवल में यूज किया जाता है। तो हमने सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 30 मिनट्स में बेटा कंप्लीट कर ली। पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।